हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वप्निल स्टडी सर्कल। माई सेल्फ प्रणाली मैम और हम लोग स्टैंडर्ड 10th का लेसन नंबर 1 सेक्शन डी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो हेरिडिटी और इवोल्यूशन ये टॉपिक हमने 9th स्टैंडर्ड में भी टच किया था, राइट। तो हमने इसमें देखा था पी प्लांट्स, और पी प्लांट्स का जो है हमने टर्मिनेशन किया था। हमने बहुत सारे कैलकुलेशंस भी वहाँ पर किए थे। ओके, सो वहाँ पर एक साइंटिस्ट आपको बार बार क्लिक कर रहा था और वो साइंटिस्ट का नाम था, शायद आपको याद है, मेंडल। ओके, सो मेंडल की ही वो थ्योरी जो उसने हमें लेसन स्टैंडर्ड 9th में स्टडी कराया था। अब हम थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं और जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ओके, सो अब हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया हुआ है कि एक्चुअली जो हेरिडिटी है या फिर जो चेंजेस हमारे बॉडी में दिखते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसका बेसिक नॉलेज तो हमें होना चाहिए ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसका बेसिक लेने के लिए। तो सबसे पहले हमें हेरिडिटी की डेफिनेशन स्टडी करना होगा। सो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या ट्रांसफर हो रहा है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट ये जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, अब ट्रांसफर होने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा ना। जैसे अगर हमें कश्मीर से शिमला एप्पल मंगाना है नागपुर में, तो वहां से उसे ट्रांसफर यहाँ तक करने के लिए हम बाय रोड या बाय प्लेन कैसे तो भी करेंगे ना। तो एक कुछ तो भी वाया होना चाहिए, कुछ तो भी जरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे बॉडी में, वो किसके थ्रू होगा? वाया जीन्स। अब वो जीन्स नहीं जो हम पहनते हैं। ओके, तो ये जीन्स, शायद आपने इस जीन्स को 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा और आपने उसे लर्न भी किया होगा। तो अब ये जो जीन्स है ये कहाँ पर है, कैसे रहते हैं और कैसे इसका डिटेल है, हम लोग उसे स्टडी करने जा रहे हैं। सो अब हमारे पास में ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब क्या कि आपको पता होगा कि जब बच्चे छोटे से होते हैं और सडनली वो बड़े हो जाते हैं और उस पीरियड में अगर आपको किसी ने नहीं देखा, जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं, बुआ होती है बहुत दूर की या मामा होते हैं, वो जब आपके पास में आते हैं और आपको देखते हैं तो क्या कहते हैं? अरे तू तो पापा के जैसे दिखता है, अरे तू तो मम्मी के जैसे दिखती है ना। तो ये एक्चुअली क्या है कि आप मम्मी के जैसे दिखते हो या आप अपने पापा के जैसे दिखते हो, या इसमें कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर वो आपको डिफाइन करके देते हैं कि आपके बाल जो है ना बिल्कुल आपके मम्मी के जैसे है, एकदम लॉन्ग, है ना। तो मतलब ये पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कैरेक्टर है जो आपकी मम्मी से आपके बॉडी में ट्रांसफर हुआ है वाया जीन्स। ओके, नाउ अब ये जो जीन्स है ये इसको स्टडी कराने वाले, जो मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया था, मेंडल, राइट। इनका फुल नेम जॉन ग्रिगोर मेंडल है ना, सुना है ना लास्ट ईयर। तो जॉन ग्रिगोर मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लोर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। तो सबसे पहले उस जीन्स को फाइंड आउट करने वाले मेंडल थे, और वो किस ईयर में? अराउंड 1886 में। ओके, नाउ अब क्या 1886 में उन्होंने जो कुछ भी आपके पास में भेजा है या जो कुछ भी उन्होंने इंफॉर्मेशन अपने पास में कलेक्ट की थी, क्या साइंटिस्ट उसी पे ही रुक गए? नहीं, साइंटिस्ट का तो काम ही होता है कि वो और डिटेल और डीपली स्टडी करते चले जाते हैं। तो ये जो हुआ, मेंडल ने 1886
में आपको जीन्स का जस्ट एक टचअप कराया, उन्होंने उसका इंफॉर्मेशन दिया कि भाई हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। ओके, बट उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया? इन 1901 में एक थ्योरी आई जिसे म्यूटेशनल थ्योरी कहा गया। म्यूटेशनल मीन्स सडन थ्योरी, एकदम सडनली वो थ्योरी आ गई। गिवन बाय किसने दी? ह्यूगो डी ब्रेस। किसने दी? ह्यूगो डी ब्रेस ने एक सडन थ्योरी इस जीन्स के बारे में दी। बट इसके डिटेल्स हमें अभी स्टडी करना नहीं है, हमें और आगे बढ़ते जाना है। आफ्टर 1902 में क्या हुआ? वॉल्टन एंड सूटोन। ओके, किसने? वॉल्टन एंड सूटोन, इन्होंने कुछ तो भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो तो और डीप स्टडी करते चले जाते हैं। तो ये लोग जब स्टडी कर रहे थे तो इनको कुछ नजर आया, कुछ ऑब्जर्व किया। और वो क्या ऑब्जर्व किया? द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओ, आपने सुना है क्रोमोसोम्स, है ना? तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? क्रोमोसोम की पेयर है। कहाँ पर है? आपने सेक्शन बी का लेसन नंबर 2 आपने स्टडी कर लिया और उसमें आपको पता चल गया कि भाई हमारे बॉडी में सेल होती है और वो सेल में जो है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्रोमोसोम्स सिंगल नहीं है ना? ये डबल है। मीन्स जैसे हमारे पास सॉक्स होते हैं, ठीक है? तो हमने मम्मी से कहा मम्मी मुझे सॉक्स दो, तो मम्मी क्या करती है? सिंगल लाके देती है सॉक्स? नहीं, तो वो क्या आता है? पेयर में आता है, राइट? तो वैसे ही क्रोमोसोम्स कैसे आते हैं? ऑलवेज इन अ पेयर। ओके, तो अब ये जैसे ही क्रोमोसोम्स पेयर में है ऐसा करके उन्होंने ऑब्जर्व किया। बट कहाँ पर ऑब्जर्व किया? इन द सेल ऑफ ग्रासहोपर। किसके बॉडी के सेल में? ग्रासहोपर के बॉडी के सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब वो तो एनिमल है ना? मतलब वो तो उड़ता है ना? तो फिर और भी क्या यहाँ पर आकर उनकी स्टडी स्टॉप हो गई? नहीं, और भी साइंटिस्ट थे जो इस पे वर्क कर रहे थे। तो और साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या उनका कंक्लूजन निकला, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट, मतलब इन 1902 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद रिसर्च स्टार्टेड। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे रुका नहीं है रिसर्च, और भी रिसर्च स्टार्ट हुआ ऑफ द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब जैसे ही पता चला कि भाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल में प्रेजेंट है तो उसको जेनेटिक मटेरियल करके कह दिया और फिर उस पर और ज्यादा डीप में उसके लिए ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गया, उसका रिसर्च स्टार्ट हो गया। और फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन 1944 मीन्स देखो एक कंप्लीट बड़ा वाला गैपिंग है यहाँ पर। स्टार्ट हुआ था 1886 से, उसके बाद 1901, 1902 और अब हम लोग डायरेक्टली जंप कर रहे हैं ऑन 1944। सो 1944 में क्या हुआ? कोई 3 साइंटिस्ट है जिनका ट्रायो है, उनका नाम क्या है? ऑस्टवर्ड अवेरी। थोड़ा सा जो है केयरफुली सुनेंगे, ये जो नाम है इनके थोड़े से ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट साइंटिस्ट वाज ऑस्टवर्ड अवेरी, सेकंड मैकक्लेन मैककार्थी एंड थर्ड वाज कॉलिन मैकलियोड। ठीक है, तीनों के नाम ध्यान में आ गए होंगे। सो इनको लर्न करना है। इन्होंने क्या प्रूव किया? दैट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है इनका। क्या उन्होंने प्रूव किया? दैट एक्सेप्ट वायरसेस। कौन?
वायरसेस को छोड़ के all living organisms have DNA as genetic material. Means वायरसेस को छोड़ दो, ठीक है, बाकी सब जितने भी लिविंग है, इवन दो प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, सभी के बॉडी में क्या है, डीएनए है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि धीरे धीरे सारे डिटेल हमारे पास में आते चले जा रहे हैं और साइंटिस्ट डीपली स्टडी करते चले जा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं डीएनए के पास, ठीक है। तो सभी के बॉडी में डीएनए मटेरियल, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इन 1961 क्या है, 1944 के बाद में 1961 में फ्रेंच जेनेटिसिस्ट है जिनका नाम है फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनार्ड, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की और उसमें क्या है, उसमें है मॉडल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब अब डायरेक्टली जैसे हम लोग साइंस एग्जीबिशन में अपना एक मॉडल सेट आउट कर लेते हैं, वैसे ही इन्होंने एक मॉडल सेट आउट कर लिया जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए बैक्टीरियल सेल। मतलब अब जो डीएनए बैक्टीरियल सेल है उसका कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है इन दैट सेल, वो कंप्लीट मॉडल उन्होंने सेट आउट कर लिया। एंड इट हेल्प टू, क्या जो इनका मॉडल है वो ऐसे ही मतलब वेस्ट हो गया, नहीं, वो यूटिलाइज हुआ और यूटिलाइज होके हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, वो इंफॉर्मेशन क्या मिली, तो to uncover the genetic codes hidden in DNA। मतलब अब डीएनए तक हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है। अब डीएनए में जो कुछ भी जेनेटिक कोड्स होंगे, अब ये जेनेटिक कोड्स क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाली हूँ। हमें इसी की स्टडी करना है, हमें प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है और फिर उसका कंप्लीट डिटेल, उसके कोडिंग्स कैसे होते हैं, क्या है, हमें वो स्टडी करना है। तो यहाँ पे इनका जो मॉडल है वो ही हमें स्टडी करना है, ऐसे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इनका मॉडल है वो हेल्प कर रहा है टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन द डीएनए। सो अब क्या है, द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी emerged which has vast scope in the field of genetic इंजीनियरिंग। तो अब इंजीनियरिंग जो है वो बहुत सारे फील्ड में होते हैं। अब यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यहाँ हमारे पास में ये टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का कंप्लीट मॉडल है, वो हमें स्टडी करना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमें स्टडी करना है। एंड जो मॉडल सेट आउट हुआ है वो किस लिए यूजफुल हो रहा है, सो इट इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस के लिए यूज होगा, देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटी लास्ट ईयर याद हो गया, क्लिक हो गया, हमने हाइब्रिड वेराइटी को ही स्टडी किया था। उसमें से एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आपको याद होगा चिकन में आपको क्या है याद, हाइब्रिड में कि ब्रॉयलर्स एंड लेगॉन्स, ये क्या थी, हाइब्रिड वैरायटी थी। चिकन इसलिए याद आया क्योंकि आप हमेशा सुनते हो, देखते हो और उसे घर में भी खाते हो। ओके, सो ये हाइब्रिड वैरायटीज के लिए भी ये हमारा मॉडल यूजफुल रहेगा। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, तो अब वो माइक्रोब्स जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं उनके लिए भी जो कुछ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके लिए हमें स्टडी करना है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन में अब हमारे पास में सबसे पहले जैसे कि हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस में जो मॉडल आया है, अब इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमें स्टडी करना है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, टेक्स्ट बुक में भी हमारे पास में फर्स्ट हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन में एग्जैक्टली क्या होता है वो हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या फंक्शनिंग होगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अब आपको आरएनए और डीएनए लास्ट ईयर आपने स्टडी कर लिया था, फिर भी थोड़े से शॉर्ट नोट्स आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो डीएनए था, ठीक है, डीएनए में क्या क्या था? डीएनए, एडेनिन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन। ओके, बट आरएनए जैसे ही आ जाता था तो क्या हो रहा है आरएनए में? एडेनिन तो है, ओके, एग्जैक्टली सेम, ग्वानाइन भी है, साइटोसिन भी है, बट इंस्टेड ऑफ थायमाइन देयर प्रेजेंट यूरासिल। ओके, तो जैसे ही ये थायमाइन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द यूरासिल तो हम उसे क्या कहेंगे? आरएनए। ओके, तो अब ये जो आरएनए है हमारे बॉडी के सेल में, जो आरएनए है वो क्या हो रहा है? द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। मीन्स कंप्लीट सेल में जो फंक्शन कर रहा है वो आरएनए फंक्शन कर रहा है। ओके, तो जैसे ही आरएनए फंक्शन कर रहा है तो हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। Thereby control the structure and functioning of the body। तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है वो सभी का सभी किसके थ्रू हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ आरएनए। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। अब कंप्लीट ये जो भी फंक्शनिंग कर रही है हमारी बॉडी, इसका कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर कैरी किया जाएगा? वो रहेगा डीएनए में। ओके, तो डीएनए में ये सब कुछ स्टोर रहेगा। बट अब मैंने तो आपसे पहले कहा कि जो आरएनए है वो ही इसमें हेल्प कर रहा है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर करने में या उसका कंप्लीट फंक्शनिंग में, बट यहाँ पे डीएनए आ रहा है। तो डीएनए सबसे पहले बार आता है और जैसे ही थायमाइन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द यूरासिल तो ये आरएनए में हो जाएगा। तो डीएनए और आरएनए दोनों मिक्स अप होके या कंबाइन होके ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमारे बॉडी के सेल में हो जाती है। ओके, इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी कर रहा है कौन? डीएनए। ओके, डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, बट जैसे ही डीएनए का थायमाइन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द यूरासिल तो वो आरएनए हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डीएनए और आरएनए कंबाइन होकर कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर रहे हैं। तो चलो अब हम ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो क्या है यहाँ पे? इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। तो अब मेरी बॉडी या आपकी बॉडी, सबके बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबके बॉडी का फंक्शनिंग डिफरेंट है, सारी चीजें डिफरेंट है, तो सभी के बॉडी की नीड्स भी डिफरेंट होती है। तो अब अगर नीड्स डिफरेंट है तो रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यहाँ पे बॉडी क्या करेगी? सेट आउट करेगी। ओके, मीन्स यहाँ पे डीएनए और आरएनए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। These protein are synthesized by DNA through RNA। मतलब अब जो मैंने कहा कि थायमाइन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द यूरासिल, राइट? तो डीएनए कन्वर्टेड इनटू आरएनए, this protein are synthesized by DNA through RNA. This is called as central dogma। तो
कुछ नया वर्ड है आपके लिए, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो डीएनए कन्वर्ट हो रहा है इनटू द आरएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा फिर से रिपीट कर रही हूँ। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा। मीन्स डीएनए कन्वर्ट हो रहा है इनटू द आरएनए और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे सेंट्रल डॉग्मा। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में जाना होगा। एमआरएनए, शायद आपको याद है आरएनए जो होते हैं वो 3 पैटर्न्स में होते हैं। आपको याद है ना, लेसन नंबर 16 में, स्टैंडर्ड 9th में आपने स्टडी किया था और हमने स्टडी किया था आरएनए के टाइप्स, एमआरएनए, टीआरएनए, है ना, आरआरएनए, ये आपको याद है। तो उसमें से जो एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, ओके, ये क्या करता है, इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। तो ये जो आ रहे हैं हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, तो इनका ये सीक्वेंस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमाइन। तो अब जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, वो प्रोड्यूस हो रहा है एज पर द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड और इसमें से, ठीक है, इसमें से ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, अब आपको शायद याद होगा, तो डीएनए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, राइट, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट स्ट्रैंड और ये सेकेंड स्ट्रैंड, ओके। तो अब ये जो एमआरएनए है is produced as per the sequence of the nucleotide on DNA and only one of the 2 strand, मतलब ये 1 और ये 2 स्ट्रैंड अगर है तो इसमें से सिंगल स्ट्रैंड मीन्स अगर हमने सिंपली इसे ले लिया तो क्या होगा, ओनली 1 स्ट्रैंड इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, मतलब दोनों के दोनों स्ट्रैंड की जरूरत नहीं है, ओनली 1 स्ट्रैंड इस प्रोसेस में यूज होगा। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, जो सीक्वेंस है जो हमारे पास में एमआरएनए क्रिएट कर रहा है वो क्या करेगा, बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया एडेनिन एडेनिन, गुआनिन गुआनिन, साइटोसिन साइटोसिन, थायमाइन यूरासिल, तो ये एक दूसरे के लिए कैसे रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, ओके। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो ये एक उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड यूटिलाइज होगा, ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। नाउ बिसाइड्स देयर इज यूरासिल इन द आरएनए, ठीक है, जो आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ थायमाइन ऑफ डीएनए, सो दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सिंपली हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारा एडेनिन, नेक्स्ट है हमारा गुआनाइन, नेक्स्ट है हमारा साइटोसिन, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा थायमाइन, बट थायमाइन ना होते हुए यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा यूरासिल, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है दूसरा स्ट्रैंड तो एज इट इज है, ठीक है, यहाँ पे ही मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ एडेनिन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन, ठीक है, ये वाला है हमारा डीएनए। बट जैसे ही हमने यहाँ पर आरएनए में कन्वर्जन कर लिया तो एडेनिन, गुआनाइन, साइटोसिन और साइटोसिन के बाद में आ जाएगा यहाँ पर यूरासिल। तो अब ये जो प्रोसेस है मीन्स यहाँ पे इसका ये, इसके लिए ये और थायमाइन के साथ में यूरासिल,
ये जो आ रहा है सीक्वेंस, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स सिंपली अगर मैं आपको बता दूं तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, डीएनए कन्वर्टेड इनटू द आरएनए। तो जैसे ही डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द आरएनए, तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बट सबसे पहले जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है उसे हम सेंट्रल डॉगमा कहेंगे। बट एमआरएनए जैसे ही, मैसेंजर आरएनए जैसे ही यूटिलाइज हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, क्लियर। सो अब आगे ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग जब भी हमारे लिए क्लास अवेलेबल हो जाएगी तो हम उसे देख पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और फिर से रिपीट करेंगे अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ जाती है। बट बोर्ड की इमेज आपको लोगों के लिए भेजी हुई है और उसके शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसे आपको कॉपी डाउन करना है, उसे लर्न करना है। मीन्स आपके पास शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बिल्कुल बाय हार्ट हो जाता है, तो आप एग्जाम के लिए उतना ही रेडी होते चले जाओगे। ओके, तो होमवर्क क्या है, आपके पास में ये जो नोट्स है वो कॉपी डाउन करना है और उसे लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और जो इसी से रिलेटेड है, ट्रांसक्रिप्शन से ही रिलेटेड टॉपिक है, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।